हाय स्टूडेंट, दिस इज गौरव सर। मैं वापस आ गया और आज अपन अब इसका थर्ड पार्ट शुरू करते हैं। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन का बहुत ईजी है, चलो देखते हैं मेरी लैंग्वेज में। फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अरे मोनार्की मतलब वहाँ किंग तो है पर कॉन्स्टिट्यूशन भी रहेगा वहाँ। बढ़िया है यार, डेडली कॉम्बिनेशन है। मतलब किंग के ऊपर भी रूल रहेंगे, ऐसा कुछ कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा कैसे हो सकता है। फर्स्ट पॉइंट, लुइस 16 फाइनली रिकॉग्नाइज द नेशनल असेंबली एंड एक्सेप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन। लुइस 16 को नेशनल असेंबली समझ आ गई थी और उसको अपनी खुद की औकात समझ आ गई थी। उसने बोला मैं कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट कर लेता हूँ। ऑन द नाइट ऑफ 4 अगस्त 1789, ये 4 अगस्त की रात की बात है, द असेंबली पास द डिग्री यानी एक लॉ पास किया अबॉलिशिंग द फ्यूडल टैक्सेस। वाह यार, पहले टैक्सेस खत्म कर दिए। प्रिविलेजेस ऑफ नोबल्स एंड क्लर्जी, जो नोबल्स और क्लर्जी यानी फर्स्ट और सेकंड एस्टेट वालों को हक मिले थे वो भी खत्म कर दिए। टाइथिस, ये भी टैक्स भी खत्म कर दिया। एंड कन्फिस्केशन ऑफ चर्च प्रॉपर्टी, और चर्च की प्रॉपर्टी भी छीन ली। क्या बात है यार, ये तो इस पे तो गाना बनता है, क्या बात है। तीसरा पॉइंट, द नेशनल असेंबली कंप्लीटेड ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791। और नेशनल असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन लिख कर उसकी एक ड्राफ्ट बना दिया था 1791 तक। इट्स मेन ऑब्जेक्ट वॉज टू लिमिट द पावर ऑफ द मोनार्क। कुल मिला के मोनार्क को औकात में लाना था इस कॉन्स्टिट्यूशन की मेन मुद्दा। These powers were separated and assigned between the legislature, executive and judiciary. This made France a constitutional monarchy. या सिंपल सी बात है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो पावर है ना उसको 3 पार्ट में डिवाइड करना था। लेजिस्लेचर के पास, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के पास, और इससे कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की बन गई जब पावर शेयर हो गई। लेजिस्लेचर होते हैं कानून बनाने वाले, एल फॉर लेजिस्लेचर, एल फॉर लॉ। एग्जीक्यूटिव कानून को लाने वाले, जुडिशरी न्याय करने वाले, मतलब होता है ना ऑर्डर ऑर्डर। अगला, the Constitution of 1791 vested the power of making law to the National Assembly, which was indirectly elected by active citizen. जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था नेशनल असेंबली ने 1791 को, उसने किसको दे दी थी पावर बनाने की ताकत? नेशनल असेंबली को। मतलब जो भी लॉ बनाएंगे वो कौन बनाएगी? नेशनल असेंबली, जो कि थर्ड एस्टेट के लोग थे। विच वॉज इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय एक्टिव सिटीजन। और उस नेशनल असेंबली को भी इलेक्ट कौन करेगा? एक्टिव सिटीजन। अब देखते हैं एक्टिव सिटीजन कौन है। मैन हु आर अबाउट 25 ईयर्स ऑफ एज, पहला तो उनकी उम्र, आदमी जो कि 25 ईयर से ऊपर है, एंड हु पे टैक्सेस इक्वल टू एटलीस्ट 3 days ऑफ अ लेबरर्स वेज, और जो अपनी 3 दिन की वेजेस यानी 3 दिन की सैलरी के बराबर टैक्स देता है, वो होते हैं एक्टिव सिटीजन। तो 3 क्राइटेरिया है, एक तो वो आदमी होना चाहिए, औरत नहीं आदमी होना चाहिए, 25 प्लस उसकी एज होनी चाहिए, और टैक्सेस देता हो एटलीस्ट 3 दिन से ज़्यादा का अपनी सैलरी, या 3 दिन या 3 दिन से ज़्यादा, तो उसे कहते हैं एक्टिव सिटीजन। और वो एक्टिव सिटीजन नेशनल असेंबली को इलेक्ट करते थे। और बाकी के जो बच्चे रिमेनिंग मैन एंड ऑल वेमेन वर पैसिव सिटीजन, उनको बोला आटा सावन की कड़े, तो छोटे मोटे लोग हैं। टू क्वालिफाई एज एन इलेक्टर एंड देन एज अ मेंबर ऑफ द असेंबली, मैन हैड टू बिलोंग टू द हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ टैक्स पेयर। क्या यार, मतलब इलेक्टर क्वालिफाई करने के लिए और मेंबर असेंबली का बनने के लिए इंसान को बहुत बड़ा हाईएस्ट टैक्स पेयर बनना पड़ता था। इलेक्टर मतलब वोट देने वाला, और मेंबर ऑफ द असेंबली मतलब उस नेशनल असेंबली का मेंबर बनने के लिए कुल मिला के जो ज़्यादा पैसा देगा वो बनेगा इलेक्टर, और वही बनेगा मेंबर ऑफ द असेंबली। कुल मिला के ऐसी आज की सरकार चलती है, उसी को टिकट मिलता है। द कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन विद द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ का तैयार हो चुका था, टिंग 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 टिंग, और उस कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स मिल गए मैन को और सिटीजन्स को। अच्छा, यहाँ पे हार्डवर्ड देख लेते, क्वेश्चन आंसर तो आप देख ही लोगे। कॉन्फिस्केशन यानी जब्त कर लेना, आया था यहाँ पे एक वर्ड, देख लेना आप लोग। अब अपन बैक करते हैं, अभी ख़त्म नहीं हुआ लेक्चर, अब अपन जाते हैं इसके सेकेंड पार्ट में। ये अपन सेकेंड पार्ट में इसको ऐसे खोला और ये खुल गया, चलो खुल गया। क्या है टॉपिक भाई? फ्रांस अबॉलिशेस मोनार्की एंड बिकम्स अ रिपब्लिक। अब फ्रांस ने मोनार्की को कर दिया खत्म और बन गया रिपब्लिक। वाह, मोनार्की टू रिपब्लिक कन्वर्जन। लुइस 16 had signed the constitution but he entered into secret negotiation with the kings of प्रशा। प्रशिया नहीं पढ़ते, प्रशा पढ़ते हैं। लुइस 16 ने कॉन्स्टिट्यूशन तो साइन कर लिया, बट वो बातचीत कर रहा था सीक्रेट नेगोशिएशन किसके साथ? किंग ऑफ पर्शिया के साथ। रूलर्स ऑफ फ्रांस नेबरिंग कंट्रीज, और जो फ्रांस के आसपास की कंट्रीज थी, वर वरिड बाय द डेवलपमेंट इन फ्रांस। फ्रांस में इतना डेवलपमेंट हो रहा था, फ्रांस में इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा था जो नेशनल असेंबली ने कर दिया था कि आसपास की कंट्री जलने लग गई थी। तुम्हें तो पता है बस जलने वाले तो कितने होते हैं। दे मेड प्लान टू सेंड ट्रूप्स टू पुट डाउन द इवेंट टेकिंग प्लेस इन 1789। उन्होंने पास कंट्रियों ने सोचा हम ट्रूप्स यानी अपने लोगों को भेज देते, आर्मी को भेज देते, ताकि फ्रांस में जो भी अच्छे अच्छे काम हो रहे रोक दे उन्हें।
और ये काम कब से हो रहे थे? 1789 से। बिफोर दिस कुड हैपन, लेकिन साले ये लोग पहले अपने ट्रूप्स भेजते, आसपास की कंट्री कुछ करती उससे पहले ही द नेशनल असेंबली डिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया। नेशनल असेंबली ने पहले ही वॉर डिक्लेयर कर दिया। क्या बात है यार, इसे कहते हैं सोने पे सुहागा, ईंट का जवाब पत्थर से। थाउजेंड ऑफ वॉलंटियर ज्वाइन द आर्मी एंड इट वॉज अ वॉर ऑफ द पीपल अगेंस्ट किंग्स एंड एरिस्टोक्रेसीज। वॉलंटियर बेटा वो होते जो बिल्कुल बिना किसी मकसद के आपकी मदद करना चाहते हैं। तो थाउजेंड ऑफ वॉलंटियर ज्वाइन द आर्मी एंड इट वॉज अ वॉर ऑफ द पीपल। ये वॉर था उन लोगों का, किसके खिलाफ? किंग्स और एरिस्टोक्रेसी। भाई सब मैं होता ना, मैं भी इस वॉर में आ जाता। मेरे को तो किंग, आज की गवर्नमेंट से भी नफरत हो गई है। एरिस्टोक्रेसीज कौन होते हैं? एरिस्टोक्रेसी जो बहुत पावरफुल लोग होते हैं सोसाइटी के, हाईएस्ट सोशल क्लास वाले। दे यूज टू सिंग अ सॉन्ग कॉल्ड मार्सेले कंपोज बाय द पोएट रॉजर डी लायल। वो एक गाना गाते थे जैसे अपन गाते हैं ना जनगण मन, वैसे उन लोगों का भी एक देशभक्ति वाला गाना होता था मार्शले, जो किसने लिखा था? पोएट रॉजर डी लायल। इसको ऐसे पढ़ते लायल। इट लेटर बिकेम द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस। क्या बात है, नेशनल एंथम ही बन गया है वहाँ का। इट वॉज संग फॉर द फर्स्ट टाइम वॉलंटियर्स फ्रॉम मार्सेलेस एज दे मार्च इनटू पेरिस। ये कब गाया गया था? जब वॉलंटियर्स मार्सेलेस से जा रहे थे पेरिस की तरफ। तो मार्सेलेस से वहीं पे, मार्सेलेस से पेरिस की तरफ जाते जाते गाना गा रहे थे। दिस वे इट गॉट इट नेम, और मार्सेलेस की वजह से इसका नाम भी पड़ गया मार्सेलेस, गाने का नाम। वैसे गाने का नाम उस जगह के नाम से पड़ गया जहाँ से उन्होंने मार्च करना यानी चलना शुरू किया था। मार्च यानी चलना, यात्रा करना। द रिजल्ट ऑफ रेवोल्यूशनरी वॉर। अब इतने सारे जो वॉर हुए उसका क्या रिजल्ट हुआ, कुल मिला के ये देखते हैं। भाई साहब हुआ ना यार, रेवोल्यूशन आया, बदलाव आया। अरे सॉरी सॉरी, देखते हैं। द रेवोल्यूशनरी वॉर्स ब्रॉट लॉसेज एंड इकोनॉमिक डिफिकल्टीज टू द पीपल। सबसे पहले तो भाई सच बात है, जब वॉर होगा लोगों को लॉस भी होगी, इकोनॉमिक डिफिकल्टी यानी पैसे की भी दिक्कत आएगी, ये बात तो है। एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 गेव पॉलिटिकल राइट्स ओनली टू द रिचर सेक्शन। वाह, जो कॉन्स्टिट्यूशन बना 1791 का, उसमें भी पॉलिटिकल राइट कैसे मिले? अमीर लोगों को। वो तो अपन ने देख ही लिया, टैक्स टैक्स जो सबसे ज़्यादा देता है वही नेशनल असेंबली का मेंबर, वही इलेक्टर, वही दुनिया, वही दारी। कॉमन पीपल एस्टेब्लिश पॉलिटिकल क्लब। तो जो आम आदमी थे आपकी और मेरी तरह, जिनको कोई राइट ही नहीं मिला, अपन ने खोली पॉलिटिकल क्लब और ये बोलने लगे यार यह तो गलत हो रहा है यार। द मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ दीज क्लब्स वॉज दैट ऑफ द जैकोबिन्स। और सबसे फेमस क्लब था जैकोबिन्स का। जैकोबिन क्या नाम है क्लब का ना, विच गॉट इट्स नेम फ्रॉम द फॉर्मर कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकोब इन फ्रांस। अच्छा, ये एक जगह थी जहाँ से इन्होंने इसका ये नाम मिला था, सेंट जैकोब इन पेरिस। ओके समझ गया, मतलब इसने भी कहीं से नाम चुराया था। चुरा लिया है तुमने जो नेम को, अब दिल मत चुराना। द जैकोबिन क्लब, अब बताने क्या है ये चीज़। द मेंबर्स ऑफ द जैकोबिन क्लब बिलोंग मेनली टू द लेस प्रॉस्पेरस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। अच्छा सबसे पहले बता दूँ, ये जो जैकोबिन क्लब के लोग होते थे ना, लेस प्रॉस्पेरस सेक्शन मतलब थोड़े मिडिल क्लास से कम के लोग होते थे, मतलब थोड़े गरीब टाइप लोग होते थे इसके। दे इंक्लूडेड स्मॉल शॉपकीपर, छोटे मोटे दुकानदार, आर्टिशन कलाकार, देशी कलाकार सच ए शू मेकर, जूते बनाने वाले, पेस्ट्री कुक, पेस्ट्री बनाने वाले, वॉच मेकर, वॉच बनाने वाले, प्रिंटर्स, छपाई करने वाले, एज वेल एज सर्वेंट, नौकर एंड डेली वेज वर्कर। कुल मिला के डेली डोज था ये मजदूरों का, छोटे मोटे लोगों का। जैकोबिन स्टार्टेड वेयरिंग लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर सो दे केम टू बी नोन एज द सेंस किलोट। इनके जो ट्राउजर होते थे ना बहुत ही लॉन्ग स्ट्रिप्ड होते थे, मतलब कुछ अनफैशन, मतलब फैशन अच्छा नहीं लगता था इनका। पर वो ऐसा क्यों करते थे? वो स्मार्ट क्यों नहीं दिखते थे? वो क्या मतलब उन ट्राउजर्स को क्या कहते थे? सेंस किलोट। लिटरली मीनिंग दोज विदाउट नी ब्रिजेस, जिसमें नी ब्रिज नहीं है, मतलब नी घुटनों के नीचे का हिस्सा कुछ नहीं है और कुछ है उसमें बल्कि। they wanted to show themselves that नहीं they wanted to show themselves apart from the fashionable section of the society। वो अपने आप को फैशनेबल सेक्शन यानी वो जो होते हैं ना मॉडर्न लोग, बिल्कुल यो उन लोगों से अपने आप को अलग बताना चाहते थे। मतलब वो अपने आप को फैशनेबल नहीं बताना चाहते थे। कौन थे उस समय के फैशनेबल सेक्शन? स्पेशली द नोबल। वो नोबल्स के कंपेयर नहीं कर रहे थे, क्योंकि नोबल अमीर थे तो फैशनेबल दिखते थे, और ये लोग जैकोबिन क्लब वाले अमीर नहीं थे, तो इसलिए ये लोग ट्राउजर्स पहनते थे विदाउट नी ब्रेचेस वाले। तो नोबल्स के में थे हु वॉन्ट नी लेंथ ब्रेचेस, जो घुटनों तक भी नी लेंथ के ब्रेचेस पहनते थे। मतलब कुल मिला के दोनों में फर्क था। जैकोबिन थे थोड़े कम वाले और नोबल्स थे हाई वाले, और जैकोबिन अपने आप को थोड़ा डाउन रखते थे, डाउन टू अर्थ मेरी तरह। आई होप समझ आ गया होगा जाने मन। बाय बाय।